हेलो, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं निलिशा सिन्हा हूँ और आज से हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट का एनवायरमेंटल साइंस टॉपिक के यूनिट 3 जो कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी है और हम इसको इकोलॉजी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जिसमें इकोलॉजी कैसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, ऑरिजिन लाइफ का कहाँ से हुआ है, ह्यूमन इकोलॉजी पढ़ना है हमें। उसके बाद इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ने हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, फंक्शन में आएगा एनर्जी फ्लो कैसे होते हैं, फूड चेन, फूड वेव, बायोकेमिकल साइकिल्स आएंगे, सक्सेशन आएंगे और भी बहुत है। उसके बाद है बेसिक ऑफ इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन, कैसे हम इकोसिस्टम को क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें हम डेजर्ट इकोसिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें डेजर्ट में कोल्ड एंड हॉट दोनों आएंगे। उसके बाद फॉरेस्ट है, वेटलैंड है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। उसके बाद बायोम्स पढ़ना है, जैसे टुंड्रा, टिक्का, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और अल्पाइन बायोम्स, ये सारे कुछ पढ़ना है। उसके बाद पॉपुलेशन इकोलॉजी हमें पढ़ना है, जिसमें हम उसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कर्व पढ़ेंगे, आर एंड के स्पेसिस पढ़ेंगे, कीस्टोन स्पेसिस पढ़ेंगे। उसके बाद है कम्युनिटी इकोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे उसका कंसेप्ट क्या है, टाइप्स क्या है, इंटरेक्शन कैसे होगा कम्युनिटी में। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, उसके थ्रेड्स क्या क्या हैं, कैसे हम उसको कंजर्व करेंगे, हॉटस्पॉट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोलॉजी है टॉपिक, इसमें टॉक्सिकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। टॉक्सिकोलॉजी में हमें हार्मफुल केमिकल्स जो हमारे इन्वायरमेंट के हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को और कह सकते हैं हमारे इकोसिस्टम को खराब करेंगे करते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, कैसे यूजफुल हैं, हार्मफुल हैं, दोनों पढ़ना है। उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। तो सबसे पहले बात आई थी इकोलॉजी कैसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। तो अगर हम बात करें इंटरडिसिप्लिनरी के मतलब का, तो इसका मतलब है कि एक ब्रांच से रिलेटेड ना करके कई सारे ब्रांच से रिलेटेड होना। जैसे कि हम इकोलॉजी की बात करें तो वो सिर्फ साइंस से रिलेटेड नहीं है, वो आर्ट्स से भी रिलेटेड है। अगर आर्ट्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे आते हैं उसमें। और साइंस तो है ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे कुछ। अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो हम इसको कह सकते हैं कि जितने भी हमारे अर्थ के फैक्टर हैं, टेम्परेचर हो गया, एबायोटिक में सॉइल वाटर हो गया, प्रेशर हो गया, सनलाइट हो गया, और जितने भी लिविंग ऑर्गन्स हो गए जो एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं, तो इन सब में जितने भी इंटरेक्शन होता है वो सारे इकोलॉजी के पार्ट्स हैं, वो सारे मिलकर के इकोलॉजी बनाते हैं। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो हम देख सकते हैं सॉइल है, फूड है, शेल्टर है, एनर्जी है, एथिक्स है, क्लाइमेट है, वाटर है, तो ये सारे कंस्टिट्यूट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं इकोलॉजी को। अगर कोई इकोसिस्टम है तो वहाँ तो सबसे पहले फूड की ज़रूरत होगी, क्योंकि कोई भी भूखे तो रहता नहीं है। वो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होगा या प्लांट ही है तो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके खाने को लेते हैं या वो खुद भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सबको रहने के लिए घर चाहिए होता है, बर्ड्स हैं तो पेड़ पे रहते हैं, एनिमल्स हैं तो उनके अपने अपने शेल्टर होते हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें तो सबको डे टू डे लाइफ एक्टिविटी के लिए या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहता है और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर होते रहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एनर्जी ऐसा चीज़ है जो कंस्ट्रक्ट नहीं होता है या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये सिर्फ चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। उसके बाद क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट के ऊपर बहुत सारे चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिजियोलॉजी डिपेंड करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिपेंड करता है, एक्सटर्नल अपेयरेंस डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। अगर हम पानी की बात करें, वाटर, तो हमारे अर्थ के 75% एरिया जो है वाटर कवर है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, और बिना पानी के तो कुछ भी हो ही नहीं सकता, हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सॉइल, तो बिना सॉइल के तो हमारे पेड़ पौधे होंगे ही नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमें, तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये बात हो गई इकोलॉजी कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। उसके बाद हम आएंगे लाइफ के ओरिजिन पे। तो अगर हम लाइफ के ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो जब तक हम यूनिवर्स के ओरिजिन की बात नहीं करेंगे तो हमारा अर्थ भी ओरिजिनेट नहीं हुआ होगा। तो यूनिवर्स के ओरिजिन की अगर बात करेंगे तो जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, जिसको लेमेटर ने दिया था 1931 में। और अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी जो हमारा यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर एगो फॉर्म हुआ है, और जो हमारा अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर एगो फॉर्म हुआ है। तो अगर हम बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले तो
हमें प्रेशर पे आना पड़े, क्योंकि कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स था वो एक सन था, जैसे हमारा भी सन है, तो वो खुद में ही कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहा था। कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में हो रहा है तो उसका प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता है। अगर किसी में इतना ज़्यादा प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो एक्सप्लोड होता है, तो वहाँ पे भी एक्सप्लोजन हुआ। और एक्सप्लोजन होने के बाद सबसे पहले तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन हुआ, जो भी मिली सेकेंड्स में हुआ था, वो 0.01 मिली सेकेंड। उसके बाद हीलियम हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स के फॉर्मेशन हुए, वो 0.01 सेकेंड टू 200 सेकेंड्स के बीच में, यानी कि 3 मिनट अप्रॉक्स लगे हीलियम हाइड्रोजन को फॉर्म होने में। उसके बाद फिर जो एटम हमारा बना था, उसको हाइड्रोजन और हीलियम से एटम बनने में आप सोच नहीं सकते हैं कि 380,000 ईयर्स लगे। उसके बाद एक डार्क एज आया था। उसके बाद फिर जो हमारे स्टार्स हैं और गैलेक्सी हैं, उनके फॉर्मेशन हुए। उसके बाद जो हमारा जब स्टार गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी टाइम ग्रेविटी भी आया था। उसके बाद एंटी ग्रेविटी का फैक्टर आया और पूरा जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड करना शुरू किया, वो एक्सलेट हो गया। तो अभी भी वो आज भी जो हमारा गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर जाते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये एंटी ग्रेविटी फिर से ग्रेविटी में बदल जाए और फिर से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो और फिर से बिग बैंग थ्योरी आ जाए। तो एनीथिंग कैन पॉसिबल, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। और जब गैलेक्सीज के फॉर्मेशन हो रहते हैं तो हमारे भी गैलेक्सी जो मिल्की वे उसका भी फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इस तरह से जब गैलेक्सी फॉर्म हो गया तो हमारा सोलर सिस्टम बना होगा, फिर हमारा अर्थ बना होगा और फिर धीरे धीरे लाइफ आए होंगे। तो अगर हम अर्थ की बात करें, कैसे हमारे अर्थ पे लाइफ शुरू हुआ, तो जो अर्थ का फॉर्मेशन मैंने अभी बताया 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था, तो बहुत ज़्यादा गैसेस के फॉर्म में था और जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग था, यानी कि कोई भी ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं थे, आयंस थे सारे और वो स्पार्क करते रहते थे खुद में। तो मिलर आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, वो जो हमारा एटमॉस्फेयर यानी था स्टार्टिंग का, उसको कंस्ट्रक्ट किया उन्होंने फिर से। और जब रिजल्ट आया तो जो उनको कंपाउंड्स मिले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था तो जितने भी एटम्स थे वो फ्री स्टेट में थे, जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जितने भी थे, वहाँ पे हाई एनर्जी था, हाई टेम्परेचर था और वैल्केनिक स्टॉर्म आता। तो उसके बाद फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ था, जैसे कि CO2 हो गया, मीथेन हो गया, वाटर पेपर हो गया, अमोनिया हो गया। उसके बाद ये सब आपस में इंटरेक्ट करके थोड़ा सा पॉलीमरीन बनाए होंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पे आए होंगे, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मलिन बनाया होगा, OH बनाया होगा, सूटेबल OH बनाया होगा, कार्बोनिक एसिड एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, प्यूरिन्स बनाए होंगे, पायरिमिडीन्स बनाए होंगे। उसके बाद सुगर्स, फैटी एसिड, ग्लूकोज, पेप्टाइड चेन, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब का फॉर्मेशन होगा। अब जब हमारे पास ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, न्यूक्लियोटाइड्स है, पेप्टाइड चेन है, तो उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स बने होंगे, पॉलीपेप्टाइड बने होंगे, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ होगा एमिनो एसिड से, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ होगा। उसके बाद फिर प्रोटोबायोन्ट्स फॉर्मेशन हुए होंगे। तो प्रोटोबायोन्ट्स का मतलब सिर्फ होता है जो लिपिड का और प्रोटीन का लेयर वाला मॉलिक्यूल्स कह सकते हो उसको, तो उसका फॉर्मेशन हुआ होगा। उसके बाद प्रोटोसेल्स जिसको बैरस करते हैं उसका फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद कीमो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आए थे जो सल्फर वाले थे, और जो एसिडिक ओशियन था हमारा उसमें वो सर्वाइव करते थे। उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉप्स थे आए थे। उसके बाद ये प्रोकैरी फोटो ऑटोट्रॉप्स आए थे, साइन बैक्टीरिया ये सब आएंगे। उसके बाद यूकैरियोट्स हैं। उसके बाद तो जो RSV टेकर का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग हम इवोल्यूशन देख सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे अपने कैसे हमारा जो अर्थ है उसको फॉर्मेशन में कितना टाइम लगा, हम ह्यूमंस को आने में कितना टाइम लगा। तो जब सन इग्निएट हुआ था तो 5 बिलियन ईयर्स एगो हुए थे। उसके बाद अप्रॉक्स मैंने पहले बताया 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारा अर्थ बना था। उसके बाद मून का फॉर्मेशन हुआ। प्रोकैरियोटिक सेल 4 बिलियन ईयर्स एगो मिला था हमें, उनका जो फॉसिल मिला। उसके बाद 3.5 बिलियन ईयर्स एगो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के फॉसिल्स मिले। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का हमें मिला ट्रेस, वो मिला है करीब 2.2 बिलियन ईयर्स एगो में। उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे इवॉल्व हुआ।
बैक्टीरिया, उसके बाद प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस, फंजाई, उसके बाद कोरल्स का फॉर्मेशन हुआ ओशियंस के नीचे। उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ था, जो मास एक्सटेंशन होता है वहाँ पे, और इसमें जेलीफिश, आर्कनॉइड्स, वॉर्म्स, ये सब का फॉर्मेशन भी हुआ था। उसके बाद वर्टिब्रेट्स आए थे, फिशेस वगैरह, टेडपोड्स आए थे, इंसेक्ट्स आए थे, एम्फीबियंस आए थे। तो ये हम इवोल्यूशन देख सकते हैं अर्थ का। तो डिटेल्स में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।